आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर में। मेरा नाम है श्रेयम सिंह और आज जिस टॉपिक का हम विश्लेषण करने वाले हैं, जिसके बारे में जानने वाले हैं, वो है यूरोपियन एरा। हमारे ऊपर देखिए ब्रिटिश ने राज किया। बहुत लोग बोलते भी हैं कि ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया बर्बाद हो गया, 200 साल तक राज किया, पूरा तबाह कर दिया। लेकिन ये गलत है मेरे ख्याल से बोलना। सिर्फ ब्रिटिश ने राज किया बोलेंगे तो गलत है। जो दौर था 16 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी तक का, उसमें सिर्फ ब्रिटिश नहीं, यूरोप के अदर कंट्रीज भी आए थे, जैसे कि पुर्तगालीज आए थे, डैनिश आए थे, फ्रेंच के आए थे, डच आए थे। तो ये सिर्फ ब्रिटिश ही बोलना सही नहीं होगा ना। तो ये सही होगा यूरोप। यूरोप के लोगों ने हमारे ऊपर बहुत उस 16 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी तक प्रभाव रहा और उनके वजह से हमारा देश बर्बाद हुआ। वो लोग हमको लुटते रहे, आके व्यापारी बन के आए और शासन प्रयास कर दिए। तो उन्हीं में हम आज जो बात करेंगे, जो यूरोपियन एरिया भारत में रहा, यूरोपियन एरा बोला जाता है 16 सेंचुरी से 19 सेंचुरी को, उसमें पोर्टुगीज़ के बारे में हम आज बात कर लेंगे, पुर्तगालियों के बारे में, कि वो कैसे अपना राज्य स्थापित किए यहाँ पे, कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, क्या किया उन लोगों ने और कैसे गए, ये सब देखेंगे हम यहाँ पे। एकदम बेस से देखना चालू करते हैं कि हुआ क्या था, क्यों ये लोग आए थे। आने के पीछे कोई कारण होता है, ऐसे नहीं मन किया चल दिए, कोई ना कोई कारण होता है। तो इनके आने के पीछे भी एक कारण था। आपको पता होगा 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का डिक्लेनेशन हो गया था। बहुत सारे कारण थे, हर एम्पायर का डिक्लेनेशन होता है, इनका भी डिक्लेनेशन हो गया था। तो उसके बाद हुआ ये, जो ये अरब्स थे, अरब्स करके लोग हैं, वो जो है पावर में आ गए इजिप्ट और पर्शिया में। पर्शिया और इजिप्ट का जो जगह है वहाँ ये लोग पावर में आ गए और इन लोगों ने लैंड रूट ब्लॉक कर दिया इंडिया से। ये जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, यूरोप की हम बात कर रहे हैं यहाँ, इसलिए इंडिया और यूरोप के बीच में इन्होंने डायरेक्ट कम्युनिकेशन डिक्लाइन कर दिया। अब ये डायरेक्ट एक दूसरे से मर्सिडीज नहीं ले सकते थे, क्योंकि इन लोगों ने लैंड में लॉक कर दिया, बीच में ये खड़े हो गए। अब अगर इनको कुछ चाहिए था यूरोप को इंडिया से, तो ये उनको मुस्लिम मिडिल मैंस पे डिपेंड करना पड़ता था। वो लोग यहाँ से सामान खरीदते थे और यहाँ भारी रेट में बेचते थे। मतलब जैसे 10 रुपये में इंडिया से सामान खरीदा और वहाँ जाकर 100 रुपये में बेच दिया, तो 90 रुपये का मुनाफा कमा लिया किसने? ये मुस्लिम मिडिल मैंस ने। और इससे लेकिन यूरोप को बहुत घाटा हुआ। अब यूरोप को जिस चीज़ की कीमत 10 है, उसके लिए उसको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ये तो घाटे की बात हो रही थी यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए। तो वहाँ एक अब होड़ मच गई, सभी यूरोपियन कंट्रीज़ होड़ मचना लगा कि अभी कुछ तो इसका रास्ता निकालना ही पड़ेगा। हम ऐसे नहीं रह सकते, इतनी महंगाई में इससे इन लोगों के ऊपर डिपेंड हम नहीं रह सकते, हमको खुद कुछ करना पड़ेगा। और ये उस समय की बात है जब पोर्टुगल और स्पेन जैसे कई देश थे वहाँ पे, जो कि सेल्फ रिलायंट हो गए थे शिप बिल्डिंग और नेविगेशन में। ये लोग एक्सपर्ट हो गए थे शिप बिल्डिंग और नेविगेशन में। आप जानते होंगे बहुत सारे पुर्तगालीज ही हैं जिन लोगों ने ये रास्ता ढूंढा है बहुत जगह। कोलंबस देख लीजिए, वास्को ड गामा देख लीजिए, सब पुर्तगालीज थे, क्योंकि वो नेविगेशन में एक्सपर्ट हो गए थे उस समय। ये मैप देखिए आप यूरोप का, यहाँ आप समझेंगे कि पुर्तगाल कहाँ था। ये देखिए, ये है पुर्तगाल। यूरोप में इतनी सारी कंट्री है, लेकिन ये हाँ पुर्तगाल है। इन्होंने ही सबसे पहला सी रूट ढूंढा था इंडिया के लिए। इंडिया का पहला सी रूट इन्होंने ही ढूंढा था। और किसने ढूंढा था? वास्को ड गामा ने। बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं सब कि वास्को ड गामा ने ही इंडिया का सी रूट ढूंढा था। फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, सच कैसे नहीं, यूरोप टू इंडिया का सी रूट। लेकिन हम पहले चलिए वास्को द गामा से भी थोड़ा पीछे चलते हैं। हुआ कि शुरू से क्या हुआ था, शुरू से देखते हैं। तो देखिए, उस एक प्रिंस हेनरी करके थे, जो पोर्तुगल के थे, प्रिंस हेनरी। उनका सपना था कि मैं इंडिया के लिए सी रूट ढूंढूं। उनका ये बहुत पुराना सपना था और इसी सपने की वजह से उनको निकनेम दे दिया गया था नेविगेटर, समुद्र में रास्ता ढूंढने वाला। नेविगेटर का टाइटल मिला हुआ था। पर अफसोस वो अपने जीता जिंदगी ये सपना पूरा नहीं कर पाए। उनकी जीता जिंदगी उनका सपना अधूरा ही रह गया, वो नहीं ढूंढ पाए रास्ता। पर बाद में के सालों में ढूंढा गया है रास्ता, उनका सपना पूरा हुआ अंततः जाके, पर जीता जिंदगी नहीं हुआ। वहाँ जो थे उस समय देखिए, स्पेन और पोर्टुगल, ये दो सबसे बड़े ये थे। स्पेन को भी चाहिए था रास्ता ढूंढना में एक्सपर्ट थे, और पोर्टुगल भी। और इससे बहुत दोनों देश हमेशा आमने सामने आ जाते थे। तो इस आमने सामने के वार को ठुकराने के लिए
इन लोगों ने एक ट्रीटी किया, एक समझौता किया, इन दोनों देश के रूलर्स ने मिलके समझौता ये किया जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डुलस, टॉर्डुलस का ट्रीटी जिसको बोलते हैं, जो कि 1494 में किया इन लोगों ने। और जो भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, जो भी नॉन क्रिश्चियन, उसको एक इमेजिनरी लाइन, जो कि ये आप देख सकते हो इमेजिनरी लाइन, इससे बांट दिया और ये डिसाइड किया कि इस लाइन के वेस्ट में जो भी है वो स्पेन का होगा और ईस्ट में जो भी है वो पोर्टुगल का होगा। मतलब वेस्ट की तरफ स्पेन करेगी नेविगेशन और वेस्ट ईस्ट की तरफ पोर्टुगल करेगा नेविगेशन। ये ट्रीटमेंट डिसाइड हो गया कि दोनों में आपस में कभी बहस नहीं होगा। ये और यह ट्रीटी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है पोर्टुगल्स के लिए, क्योंकि इस ट्रीटी के बाद ही पोर्टुगीज का रास्ता एकदम क्लियर हो गया कि वो इंडिया का सी रूट ढूंढ लेगा, क्योंकि इंडिया ईस्ट में आता है इस लाइन के। तो ये था ट्रीटी ऑफ टॉर्डुलस, ऐसे ये हुआ था स्पेन और पोर्टुगल के बीच में। फिर इसके बाद जब ये ट्रीटी हो गया तो उसके बाद एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था जिसका नाम था, नेविगेटर बार्थोलोम्यू डायज, बार्थोलोम्यू डायज। ये 1487 में ये जो अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक आए। और यहाँ जब ये पहुँचे तो इन्होंने ऐसा मान लिया कि मैं पहुँच गया इंडिया, यही इंडिया है, यही इंडिया है उनको लगा, और मैंने रास्ता ढूंढ लिया इंडिया का। ये बहुत जश्न मनाया उन्होंने। लेकिन इसके 10 साल बाद ही वास्को ड गामा इंडिया का रास्ता ढूंढ लेते हैं और फिर इनका गलत साबित होता है कि ये इंडिया का रास्ता नहीं था, इन्होंने केप ऑफ गुड होप तक राउंड किया था, और जो कि अफ्रीका है। ये बाद में 10 साल बाद पता चल गया। 10 साल बाद वो 1497 में वास्को ड गामा आ गए थे। तो वास्को ड गामा से भी पहले इंडिया का रास्ता ढूंढने के लिए कौन निकले थे? बार्थोलोम्यू डायज, ये सबसे पहले निकले थे। अभी चलिए 1497 में, जैसे कि मैंने बोला कि एक पहुंच गए थे ये लोग, क्या बोलते हैं, वास्को ड गामा ने रास्ता ढूंढने के लिए निकले थे। तो वो कैसे निकले थे बताता हूँ। 3 शिप थी जो वास्को ड गामा लीडर थे शिप्स के, इनके अगुवाई में, और उनके पायलट का क्या नाम था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नाम का जो ये पायलट था ये था। और ये कहाँ पहुँचे? कैलिकट में। कैलिकट में मई के 1998 में इन्होंने भारत के कैलिकट तट को छू लिया और भारत का ऑफिशियली रास्ता ढूंढ लिया। कहाँ से? पोर्टुगल से इंडिया के लिए वाया केप ऑफ गुड होप। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि बनी इनकी। उस समय जो कैलिकट के रूलर थे वो थे जैमुरीन, जिनको समुथरी बोलते हैं। ये वहाँ के राजा थे और ये एक हिंदू शासक थे। और ये इनको देख के प्रसन्न हुए, बोले कि चलिए विदेशी लोग आए हैं, स्वागत करते हैं, बिजनेस करने आए हैं, हमारा बिजनेस बढ़ेगा बोल के। और एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखा वास्को ड गामा से, बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया वास्को ड गामा को और बहुत कुछ किया। और वास्को ड गामा भी जो है इंडिया में 3 महीना तक रहा। 3 महीना तक रहा वास्को ड गामा इंडिया में। और उसके बाद जो उसने यहाँ बिजनेस किया, पहले इनके मन में बिल्कुल न था इनको राज करना है, बाद में लोग देख के हो गया, उन्होंने बिजनेस किया। इसने बिजनेस किया 3 महीने तक, अपने कुछ लोगों को छोड़ दिया इंडिया में ही और बिजनेस करने। और जो भी इसने वहाँ से लिया, बहुत सारा कार्गो, एक बहुत बड़ी कार्गो शिप में ये वापस पोर्टुगल चला गया। और पोर्टुगल में उसको बेच के इसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। पोर्टुगल में ही नहीं, यूरोप के अन्य देशों में भी इसने उन मर्चेंडीज को भेजा जो यहाँ से लेके गया था ये इंडिया में। और वो मर्चेंडीज को यूरोपियंस के लोग खरीदना भी पसंद कर रहे थे, क्योंकि ये उन मुस्लिम मिडिल मैन से सस्ता बैठ रहा था, इनको चीपर बैठ रहा था। और वास्को द गामा का भी हो रहा था व्यापार। तो ये इसको लगा कि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही ठीक रहेगा विदाउट मुस्लिम मैंस के। मुस्लिम मैंस को काम हटाते हैं यहाँ से। पर इस चीज़ से अरब्स जो थे बहुत परेशान हो गए थे कि ये तो हमारा बिजनेस धंधा ठप कर देगा, बिजनेस ठप कर देगा ऐसे करेगा तो। और उस समय जो इंडियन ओशन था, यहाँ कंपटीशन भी बहुत चलता था, बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे, खुद इंडियंस ही थे, फिर अरब्स थे, अफ्रीकन्स थे, और ईस्ट कोस्ट पे चाइनीज़ थे, जापानीज़ थे, ये बहुत सारे थे। और पॉलिटिक्स के लिए भी ये बड़ी टेंशन की बात थी कि इतने सारे हैं, हमको इन सब को हटा के अपना
दबदबा कायम करना है। इन्होंने सोच लिया था कि मुझे मोनोपोली कायम करना है, इसने सोच लिया था। तो उसके लिए इसने बहुत सारे काम किए और बहुत सारे अलग अलग तरह के काम किए किए और जब ये वापस जाकर सब सामान बेच लिए तो इनके बाद एक और शख्स थे जिनका नाम था पेड्रोल एल्वेरेज कैब्रल। पेट्रोल एल्वेरेज कैब्रल इनका ये नाम था। इन्होंने एक वॉयस कैरिड किया इंडिया के लिए, मतलब ये भी आए इंडिया, पर इस इनका जो मकसद था ये आए थे स्पाइसेस के लिए। जो इंडियन स्पाइसेस है ना, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी, ये स्पाइसेस के लिए इंडिया आए और एकदम स्पाइसेस के लिए ही इनको भेजा ही गया था वहाँ के रूरल्स के कि आपको स्पाइस चाहिए। और इस संदर्भ में इन्होंने कैलीकट में एक फैक्ट्री भी लगा दी और जो कि फैक्ट्री पे बहुत विवाद भी हुआ और कैलीकट के लोकल्स पीपल ने उस फैक्ट्री के ऊपर अटैक भी किया और इस अटैक का नतीजा ये रहा कि बहुत सारे पोर्टुगीज़ मारे गए, उसमें बहुत सारे मारे गए पोर्टुगीज़। और उसके रिटेलिएशन में, उसका जवाब देने के लिए कैब्रल ने कैलीकट पे बहुत ज़्यादा बमबारी की, ही बम्बार्ड कैलीकट। और इसमें भी बहुत जान मान का नुकसान हुआ। एक तरह का टेंस माहौल बन गया उस समय पोर्टुगीज़ और कैलीकट के लोकल पीपल्स में। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा आगे और इसको आगे बढ़ाया। और इसके बाद उन्होंने कैलीकट ही नहीं, कैलीकट के बाद कन्नौर में, कोचीन में, इन सब जगह अपने ट्रेड सेंटर्स बनाए और ये बहुत बड़े ट्रेड सेंटर्स बन गए पोर्टुगीज़ के लिए। बहुत, ये 3 जगह से इन लोग अब ट्रेड करने लगे। पहले तो सिर्फ कैलीकट आए थे, अब कन्नौर में भी, कोचीन में भी, यहाँ से भी इन लोगों ने ट्रेड करने लगे और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन के उभरा ये 3 जगह। और उसके बाद जब हम बात करते हैं, यहाँ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, ये इनका वो कि इन्होंने ये किया कैसे। तो इन्होंने क्या किया कि एक बहुत सारी ट्रीटीज साइन की जो कि लोकल रूरल थे कोचीन और कैननौर के, यहाँ के लोगों के साथ बहुत सारी ट्रीटीज साइन की इन्होंने। इसके वजह से इनको फ़ायदा हुआ वहाँ सेंटर बनाने में अपना। और इनके आने के बाद 1501 में, 1501 में वास्को ड गामा फिर आए इंडिया, वो फिर आए। और इस बार उन्होंने क्या किया कि हमको अब बेस बनाना है, हमको अब मोनोपोली लानी है। तो उन्होंने जमोरिन जो राजा थे वहाँ के, रूरल थे कैलीकट के, उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप अरब्स को निकाल दीजिए अपने बिजनेस में से, हम ही आपको उतना बिजनेस करके देंगे, अरब्स को निकाल दीजिए बाहर। लेकिन जमोरिन ने अरब्स को निकालने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया। तो उसके बाद वो समझ गए, नहीं किया उस समय तो कुछ एक्शन उन्होंने। और वास्को ड गामा नहीं ने फिर कैननौर में एक फैक्ट्री लगाई, जैसे कैलीकट में कैब्रल ने फैक्ट्री लगाई थी, वैसी कैननौर में वास्को ड गामा ने एक फैक्ट्री लगाई। और उसके बाद ये तो 3 हो ही गए हैं इंपॉर्टेंट सेंटर। और फिर वास्को ड गामा चले गए। वो चाहते तो ये थे कि अरब्स को बिजनेस में से आउट कर दिया जाए, रास्ते में से हटा दिया जाए, पर जैमोरिन नहीं माने उस समय। आगे देखिए, आगे बात करते हैं फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। इस कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि अब पोर्टुगीज़ को लगने लगा हमको कोई आदमी तो चाहिए ना इंडिया का। अब पोर्टुगीज का रूरल तो खुद आके यहाँ कंट्रोल नहीं करेगा, तो वो सोचा कि कोई आदमी रखना पड़ेगा वहाँ पे जो हमारा कंट्रोल करे। तो उन्होंने गवर्नर्स अपॉइंट किए और फ्रांसिस्को डे अल्मीडा इज द फर्स्ट गवर्नर, वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पोर्टुगीज़, ये पहले थे। और ये कब बने गवर्नर? 1505 में। 1505 में इन्होंने गवर्नर बने। और इनको जो काम दिया गया था वो काम था कि इनको क्या करना था, पोर्टुगीज का जो पोजीशन था इंडिया में इसको स्ट्रॉन्ग करना था। और जो मुस्लिम ट्रेड था इनको डिस्ट्रॉय करना था। क्या क्या करके? उनके कार्गोज को सीज करके, उनके शिप्स को सीज करके, और कुछ जगह को भी सीज करके, जैसे कि एडन, ऑर्मोज, मलक्का, इन सब जगह को सीज करके इन लोगों को पूरा डिस्ट्रॉय करना था मुस्लिम को। ये मुख्य काम बोल के इनको भेजा गया था गवर्नर बना के। इनको और भी बहुत कुछ बोला गया था। इनको बोला गया था कि फोर्ट्रेसेस बनाए, कहाँ कहाँ, अंजाडीवा में, कोचीन में, कैननौर में, किल्बा में जाके किले बना दे, किले टाइप का, कि हम एक परमानेंट सेटलमेंट दिखाएं हम कि हाँ भाई हम पोजीशन अच्छी है हमारी।
पर इस चीज़ का भी जैमोरिन द्वारा बहुत ही कड़े तौर पे निंदा हुई और रोका गया, अपोजिशन हुआ। और इस अपोजिशन, जैमोरिन ने जो अपोजिशन किया, इसका साथ दिया इजिप्ट ने, क्योंकि इजिप्शियन भी परेशान हो गए थे पोर्टुगीज से कि ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि जिससे हमारा नुकसान होगा। तो रेड सी, जो इजिप्शियन जो रेड सी में थे, इन्होंने एक फ्लीट लाई। फ्लीट मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बना दिया। उन्होंने क्या क्या, पोर्टुगीज के शिप्स को रोकना चालू कर दिया। ऐसे बहुत सारा टेंस माहौल बन गया, इतना टेंस हो गया कि वहाँ एक बैटल हो, वहाँ नहीं हुआ बैटल, ड्यू में एक अंततः एक बैटल के रूप में इसका रिजल्ट सामने आया। बैटल हुआ था नेवल बैटल, जो कि हुआ था 1507 में, 1507 में नेवल बैटल में, जहाँ पे इजिप्ट की और गुजरात की नेवीज ने साथ मिलकर लड़ा था ड्यू में, इसके खिलाफ, अल्मेडा के खिलाफ, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा के खिलाफ। और इसी युद्ध में अल्मेडा मारा गया था। ही वॉज डेड, ही वॉज किल्ड इन दिस बैटल। बुरी तौर पे मारा गया था अल्मेडा। तो ये थे अल्मेडा के बारे में। तो वही देखिए, शुरू से कैसे इनको बोल के तो बहुत कुछ भेजा गया, लेकिन इनके पास इतना इनफ सेना नहीं था कि ये गुजरात की नेवी और इजिप्ट की नेवी का साथ में सामना कर पाए। तो उस समय इनका डाउन हो गया, कुछ समय तक इनका डाउन रहा। लेकिन फिर आगे देखिए क्या हुआ। अफोंसो दे अल्बुक्वेर्क्यू, ही वॉज द नेक्स्ट गवर्नर। जब वो मारे गए तब ये अगला गवर्नर बना, और ये गवर्नर बने। अब इनको पावर दी गई बहुत सारा, इनके पावर थोड़े एक्सटेंड कर दिए गए, इंक्रीज कर दिए गए, और थोड़ी आर्मी सपोर्ट भी दे दिया गया। तो क्या किया इन्होंने सबसे पहले कि जितने भी सी एंट्रेंस थे ना इंडिया के, जितने भी सी एंट्रेंस खास करके वेस्ट में, वहाँ पे अपने बेसेस इस्टेब्लिश कर दिए, अपने बेसेस इस्टेब्लिश कर दिए पूरी तरह से, कि भाई हम ही करेंगे जो करना है। और ना कि बेसिस ही स्टैबिट किए, यहाँ तक कि ये भी किए कि एक परमिट सिस्टम ला दे। जैसे टोल नाका, आप सड़क पे चलते हो तो टोल भरते हो ना, टोल नाका पे टोल भरते हो, परमिशन देते हैं तब आगे जाते हो। तो इस तरह से उन्होंने परमिट सिस्टम ला दिया बेसिस पे कि कोई भी दूसरी, पोर्टुगीज के अलावा दूसरी शिप आ रही है तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा पोर्टुगीज से, कुछ तो भर के, पैसे जो भी कर उर है वो भर के, एक तरह का टोल सिस्टम। और अल्फोंसो को ही माना जाता है द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। यही थे रियल फाउंडर जो पोर्टुगीज पावर को इतना स्ट्रांग किए इंडिया में। ये तो किया ही। और बहुत सारे जो मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर थे ना इस रीजन में, वेस्ट रीजन में, इन पे भी इसने दबदबा कर लिया, कंट्रोल पा लिया कि अब शिप बिल्डिंग भी इनके हिसाब से होता है, ताकतवर शिप पोर्टुगीज को मिलेंगे, ऐसा सब कर दिया। और इन्होंने एक और काम किया, जो इनके आदमी लोग थे, इनको इन्होंने बोला कि आप यहाँ परमानेंट सेटलमेंट करो इंडिया में। कैसे? यहाँ के यहाँ पे अपनी बीवियों, यहाँ पे शादी कर लो, आप यहाँ के लोगों से शादी करो, वाइफ्स लो यहाँ पे, ये बोल के परमानेंट सेटलमेंट कर लो आप यहाँ पे। और कोई कोई ट्रेडर्स तो थे ही ये, तो बाकी कुछ लोग खेती करने लग गए, कुछ लोग कारपेंटर बन गए, कुछ लोग ये बन गए, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ के लोगों से शादी करके एकदम इंडियन कल्चर में अपने आप को ढाल लिया। और इन्होंने जो एक और काम किया था, जो बोला जाता है बड़ा काम है इनका पोर्टुगीज के लिहाज से, तो इन्होंने गोवा को अपने अंडर लिया था, कैप्चर कर लिया था, गोवा को एक्वायर कर लिया था। किससे? बीजापुर के सुल्तान से 1510 में ये युद्ध किया, बैटल किया, और इसमें इन्होंने गोवा के ऊपर शासन कर लिया पूरी तरह से। और गोवा जो था एक पहला बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी बन गया जो कि किसी यूरोपियन के अंदर गया। सिंस अलेक्जेंडर ग्रेट के बाद ये पहला, अलेक्जेंडर ग्रेट के आने के कितने सालों के बाद पहली बार हुआ था कि यूरोपियंस के अंदर एक छोटी सी टुकड़ी जमीन के चली गई थी, और ये सबसे बड़ा लैंडमार्क माना जाता है। एक अच्छा काम बोला जाता है जो इन्होंने किया गवर्नर रहते हुए, तो इन्होंने अपने रीजन में सती प्रथा का खात्मा कर दिया, सती प्रथा को एपोलाइज्ड कर दिया। एक अच्छा काम जो बोला जाता है जो इंडियंस के लिहाज से किया, तो बहुत अच्छा किया है, सती प्रथा को डैमिनेस्ड, एपोलाइज्ड कर दिया। तो ये थे वो थे आपके अफेंजो। अब बात करते हैं नैनो दा कून्हा, इनके नाम तो ऐसे ही होते हैं, नैनो दा कून्हा।
ये गवर्नर पद लिए 1529 में, 1529 में गवर्नर बने। और उन्होंने सबसे पहला काम जो किया गवर्नर बनते ही 1 साल के अंदर अपना जो है हेडक्वार्टर गोवा में शिफ्ट कर दिया। आप बोलते हो जानते ही होंगे पोर्टुगीज को हम किस नाम से आज जानते हैं, गोवा। गोवा में थे, गोवा में। तो इन्होंने किया था शिफ्ट हेडक्वार्टर को गोवा। कहाँ से किया था, पहले कोचीन में था, फिर उन्होंने गोवा में कर दिया। और गोवा में जाने से क्या हुआ कि ये गुजरात के नज़दीक आ गए। पहले को बोलते तो महाराष्ट्र और गुजरात जो था ना, अभी आज हम देखते हैं ये एक ही राज्य हुआ करता था। तो और पूरा गुजरात ही बोला जाता था। पहले बॉम्बे होता था, फिर इससे ही कट के गुजरात अलग बना, ये अलग बना। तो उस समय का जो गुजरात था, जो एरिया आज हम बोलते हैं, तो वहाँ का जो रूरल था, बहादुर शाह, ये गुजरात के उस समय रूरल थे। इनका युद्ध चल रहा था हुमायूं से। हुमायूं से हमेशा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, आमने सामने रहते थे ये दोनों। तो इन्होंने ये नैनो द कुन्हा की मदद ली, पोर्टुगीज़ की मदद ली, और बदले में डीयू में एक बेस देने को प्रॉमिस किया, वादा किया कि आप मेरी मदद कीजिए हुमायूं से युद्ध करने में, मैं बदले में आपको एक बेस दूंगा डीयू में। तो इसके लिए मान गया नैनो द कुन्हा, और फिर उसने मदद की। और जब कब हुई थी ये कन्फ्लिक्ट पता है, 1534 में हुई थी ये कन्फ्लिक्ट। और उसके बाद मान गए थे ये दोनों लोग। लेकिन जब हुमायूं से उसका कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया, तब जो है बहादुर शाह जो है थोड़ा मुकर गया अपने वादे से, और रिलेशन जो है थोड़ा खट्टा मीठा हो गया दोनों के बीच में। पोर्टुगीज़ और बहादुर शाह के बीच में रिलेशन थोड़े टकराव के बनने लगे, एक दूसरे का नहीं सुनने लगे, और प्रॉमिस भी तोड़ दिया अपना। और बहादुर शाह क्या चाहता था कि वो एक दीवार बनाना चाहता था, वॉल ऑफ पार्टिसिपेशन, गुजरात, इमेजिनरी वॉल ऑफ पार्टिसिपेशन बिटवीन गुजरात एंड द पोर्टुगीज़, कि हम भाई आप विदेशी हो, हम आपसे नहीं करेंगे। तो ये वॉल ऑफ पार्टीशन उसने सोचा था, लेकिन बाद में कर नहीं पाया। और लेकिन इस चीज़ का जो वॉल ऑफ पार्टिसिपेशन वो करने लगे, तो पोर्टुगीज़ बोले तुमने भाई वादा किया था, अब वादे से मुकर रहे हो, ये कर रहे हो। और उसने अपोज करना चालू कर दिया, पोर्टुगीज़ ने अपोज करना चालू कर दिया, भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और ऐसी बहुत लंबी चारा कन्फ्लिक्ट चला। और फिर एक दिन ऐसे क्या हुआ कि जो गुजरात के रूलर थे बहादुर शाह, उनको पोर्टुगीज़ ने अपने शिप पे इनवाइट किया कि भाई आइए, चलिए शिप पे आइए, अब हमने बात करेंगे बैठ के। और उसी शिप पे उनकी हत्या कर दी गई 1537 में। 1537 में उनकी हत्या कर दी गई गुजरात के रूलर की। कि समझ गए थे पोर्टुगीज़, नैनो द कुन्हा समझ गया था, ये उस समय वही यही था कि जब तक ये वहाँ है तब तक हम गुजरात में अपना इन्फ्लुएंस नहीं ले सकते हैं, तो इसको मारना ज़रूरी है। तो इसको रास्ते से हटा दिया। और उसके बाद और एक और काम जो दा कुन्हा ने किया था, इसने एक और कोशिश की थी कि पोर्टुगीज़ का इन्फ्लुएंस जो है बंगाल तक फैला दिया जाए, बंगाल तक डाल दिया जाए पोर्टुगीज़ का इन्फ्लुएंस। कैसे, तो अपने वही सेम तरीका, अपने मेंस को परमानेंट सेटलर्स के तौर पे भेज दिया जाए, परमानेंटली वहाँ सेटल हो जाए जाके। ये वो कॉलोनाइज के लिए सोच रहे थे। ये था नैनो द कुन्हा, इसने ये सब सोचा। देखिए अभी जो है ना, पोर्टुगीज़ में 3 ही बड़े गवर्नर बने, जो 3 गवर्नर के बने आपको बताया। एक था पहला अल्मीडा, दूसरा था अफोंसो, तीसरा था नैनो द कुन्हा। ये 3 बड़े गवर्नर थे जिन्होंने बड़े। इसके बाद वीक गवर्नर्स आ गए, उतना कुछ इन्फ्लुएंस हुआ नहीं। उसके बाद डिक्लाइनेशन एक तरह से थोड़ा चालू हो गया था। मुगल्स के साथ अच्छे फिर व्यवहार थे। उसके बाद क्या, चर्च का ज़्यादा पावर आने लग गया। उसके बाद रिलीजियस पॉलिसी ज़्यादा चालू कर दिया था उन्होंने, हम देखते हैं आगे अभी रिलीजियस पॉलिसी भी देखेंगे। तो यहाँ तक था। अब एक सवाल ये उठता है कि पोर्टुगीज़ को इतनी आसानी से कैसे वो सब, भारत जो था एक सशक्त देश था उस समय, इतने शक्ति मुगल्स थे उस समय, मुगल्स इतने शक्तिशाली, ये उस समय ये लोग अपना पावर कैसे इस्टेब्लिश कर रहे थे। मुगल्स थे, फिर दिल्ली सल्तनत का कुछ थे। तो सवाल उठता है क्या हुआ था ऐसे कि इन लोगों का ऐसे हो रहा था। तो इसका देखिए 2 मुख्य कारण हैं। अगर हम महमूद बरगाह जो कि गुजरात का रूरल था, बाद गुजरात का जो रूरल था, इसको अगर हम छोड़ दें, गुजरात का रूरल रहा था 1458 टू 51, ये गुजरात का रूरल रहा था। अगर इसको हम छोड़ दें तो हम भमानी किंगडम जो था, जो ये भमानी किंगडम, वो एक बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था भमानी किंगडम साउथ में, वो टूटने लगा था। साउथ वेस्ट का एक किंगडम था भमानी किंगडम, वो टूट गया था छोटे छोटे पार्ट्स में। और इस चीज़ का पोर्टुगीज़ ने बहुत ही
बारीकी से सही तरीके से इस्तेमाल किया राज्य के टूटने का कारण, क्योंकि राज्य कमज़ोर पड़ा एक बहुत बड़ा एम्पायर, तो इन्होंने इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया। और पोर्टुगीज़ को फ़ायदा एक और था कि इनके जो शिप्स थे उनके ऊपर ये टोप रखे हुए थे, तो नेवल बैटल में ये बहुत स्ट्रांग थे, इनको हराना बहुत मुश्किल था नेवल बैटल में। ये सब बहुत सारे फेवरेबल कंडीशंस थे जो कि सपोर्ट किए इनको इंडिया में अपना राजस्व स्थापित करने के लिए। देखिए, पोर्टुगीज़ को जान लिए कैसे क्या किया था उन लोगों ने। अब देखते हैं पोर्टुगीज स्टेट, जिसको कि बोला जाता है स्टेडो पोर्टुगीज द इंडिया, पोर्टुगीज भाषा में लिखा है, ब्रैकेट में जो लिखा है मैंने, स्टेडो पोर्टुगीज द इंडिया, पोर्टुगीज स्टेट को ही। मतलब कहाँ कहाँ थे पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस, कैसे कैसे कहाँ तक फैले हुए थे, ये देख लेते हैं। मेनली जो थे ना कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया उनके अंडर था, मेनली वेस्ट का कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, और ईस्ट में भी बहुत जगह तक फैल लिया था। उसमें भी 60 माइल्स कोस्ट गोवा के पास था उनका, और वेस्ट कोस्ट में बात करें तो मुंबई से लेकर के दमन दीव तक था उनका स्टेट, उन्हीं का था, मतलब उनके अंडर था, उनका कैप्चर था उनके ऊपर, पोर्टुगीज का कैप्चर। साउथ में बोले तो मैंगलोर, कैनलोर, कोचीन एंड कैलिकट में था उनका कैप्चरेशन। अगर ईस्ट में बोले तो ईस्ट में जो था मिलिट्री पोस्ट और सेटलमेंट किया था इन लोगों ने, मिलिट्री पोस्ट और सेटलमेंट। वहाँ पे ऐसे कोई बिजनेस तो नहीं किया इन लोगों ने। अब मिलिट्री पोस्ट में देखिए क्या क्या किया इन लोगों ने, कहाँ कहाँ किया था। तो इन लोगों ने सैंड थॉम कहाँ है आपको बताए, चेन्नई में है सैंड थॉम, चेन्नई, और नागापट्टनम जो कि आंध्र में है, यहाँ इन लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट लोग अपने लोग अपनी यहाँ की वाइफ से ले लो, यहाँ से शादी कर लो और फिर यहाँ पे ही बस जाओ, ऐसा सिस्टम। तो ये सिस्टम उन लोगों ने चालू कर दिया था यहाँ पे। और फिर 16वीं सेंचुरी के एंड में मैंने बोला था आपको, डाक उन्होंने अटेम्प्ट तो किया था कि बंगाल तक अपना इन्फ्लुएंस ले, और इसके बाद हो भी गया था, हुगली को भी कैप्चर कर लिया था इन लोगों ने वेस्ट बंगाल में बाद में, लेकिन कुछ ज़्यादा दिन तक कैप्चर रख नहीं पाए, हुगली भी इन लोगों ने गवा बैठे, बाद में हाट से बाद में गोवा तक ही सिमट कर रह गए थे। तो ये था इनके स्टेट्स, कहाँ कहाँ इनका राज था, कहाँ कहाँ दबाव था इनका, जैसे बोलते हैं ना, ये मराठों का पूना में था, महाराष्ट्र में था, राजपूतों का वो चित्तौड़गढ़, ये तो इनका कहाँ कहाँ था। तो ये आपके सामने लिस्ट है कहाँ कहाँ था इनका। और एक और चीज़ भी थी कि उस समय बहुत सारी ट्रीटीज साइन हुई थी गोवा और डेक्कन सुल्तान के बीच में। 1570 की बात है ये, जब बहुत सारे समझौते पे दस्तखत हुआ था। गोवा किसके पास था, गोवा किसका हेडक्वार्टर था, पोर्टुगीज़ का। और डेक्कन क्या हुआ जी, ये हमारा आंध्र, तेलंगाना, ये सब जो नीचे के पास है ये डेक्कन हो गए, नीचे का पूरा साउथ पूरा डेक्कन। यहाँ के सुल्तान में बहुत सारा साइन हुआ, और इस साइन के मुताबिक क्या था कि ये जो पोर्टुगीज़ थे बहुत अच्छी तरह से रोल निभाना जानते थे। रोल क्या निभाते थे ये कि समझिए किसी कोई बैटल चल रहा है तो उसमें पावर को बैलेंस करना है। तो क्या जैसे कि कैसे विजयनगर और डेक्कन सुल्तान के बीच में पावर चल रहा है, तो वो जो कमज़ोर रहेगा उसके तरफ से युद्ध कर लेंगे और फिर पावर्स बैलेंस हो जाएगा। जब डेक्कनीज और मुगल्स के बीच में युद्ध होता था तब ऐसा करते थे, और जब मुगल्स और मराठा के बीच में युद्ध होता था तब भी ऐसा ही करते थे, जो पावर को बैलेंस करके रखते थे ये लोग। तो और इससे ये मतलब हमेशा भिड़ाने में ही रहने का दोनों को, क्योंकि ये लोग ये हमेशा विदेशों की यही नीति है, जबकि आपस में लड़ाओ और राज करो, फूट डालो राज करो। तो ये आपस में लड़ा लड़ा के ही राज कर रहे थे हमारे ऊपर, और ये पहले थे और आखिरी थे जाने वाले। पता ही होगा 1961 में इन्होंने भारत छोड़ी थी, इतना लेट 1961, भारत आज़ादी के बाद इन्होंने भारत छोड़ा था। तो ये थे पोर्टुगीज स्टेट, स्टेडो पोर्टुगीज द इंडिया, ये था आपका कहाँ कहाँ इनका था राज। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका। कोई जटिल एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, सिंपल था। हेड जो है वाइसरॉय होगा, जो कि 3 साल का, हर 3 साल पर बदलता रहेगा, और अपने ये एक सेक्रेटरी के साथ काम करेगा, और इसको बाद में कुछ सालों बाद बदल दिया गया कि इसके साथ एक काउंसिल भी होगी वाइसरॉय के साथ, ये हेड था।
और कुछ दिनों बाद एक नया पोस्ट ला दिया गया जिसको बोलते हैं वेडोर द फजेंडा। अब वेडोर द फजेंडा का क्या काम रहता था? तो इसका काम रहता था रेवेन्यूज़ और कार्गोज कलेक्ट करना, कार्गोज और रेवेन्यूज़ को देखना, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कार्गोज और रेवेन्यू कैसे हो रहे सब देखना। और फ्लीट्स का डिस्पैच भी यही डिसाइड करता। फ्लीट्स मतलब आपको बता दो सैनिक जो आर्मी होती है ये कहाँ जाएंगे कैसे करेंगे, ये सब भी इसी ये पद का नाम है। वेडोर द फजेंडा एक पद का नाम है, इस पद के पे रहने वाले अधिकारी का ही काम होता था ये करना। यही था सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड इनका नहीं है, इतना ही था इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन इनका, इंडिया के अंदर। तो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेशन। इसको देखिए। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि नैनो द कुन्हा के बाद जो इस टेरिटरी का कॉन्क्वायरेशन इन्होंने छोड़ के अब क्या क्या था, इन्होंने रिलीजियस पॉलिसी पे अपने फोकस कर दिया था ज़्यादा कि अब रिलीजियन पॉलिसी कैसे फैलाया जाए, इस पर ज़्यादा उन लोगों का फोकस हो गया बाद में, जो कि इनका डिक्लेरेशन का कारण भी बना बाद में जाके। देखिए ये लोगों ने क्या किया कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चालू कर दिया और सोचा कि जितने मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स से इनकी जानी दुश्मन थी, खास दुश्मनी थी। इन्होंने सोचा मुस्लिम्स को क्रिश्चियन में बदला जाए, प्रेम से या जोर जबरदस्ती से जैसे हो पाए बदल दिया जाए। और इन लोगों ने सोचा, इन लोगों को हिंदू से तो ऐसा कोई जानी दुश्मनी नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, हिंदू अपने से इनको कोई समस्या नहीं था। लेकिन बाद में हुआ ये कि कुछ ये लोग कुछ हिंदू के ऊपर भी करने लगे, कुछ हिंदुओं को भी लोग बदलने लगे और ये सब होने लगा। तो ये सब से बहुत ऐसा तनाव का माहौल भी बन गया पब्लिक में कि ये क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रही है, कर रहे। बहुत लोग खुशी खुशी बन भी जाते थे। इनका सीधा मकसद था कि क्रिश्चियनिटी को फैलाना है, पूरा मुस्लिम से ज़्यादा डोमिनेंट बनाना है क्रिश्चियनिटी को। और आपको बताऊं उस समय के जो जेसुट्स थे, जेसुट्स बोलते हैं कि चर्चेस के जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं ये सब जेसुट्स फादर्स होते हैं ना, इनका एक बहुत गुड इंप्रेशन पड़ गया था उस समय के सबसे बड़े मुगल एम्पायर के सबसे बड़े राजा अकबर के ऊपर। अकबर बहुत इम्प्रेस हो गया था ये क्रिश्चियन कल्चर देख के। और इसी संदर्भ में अकबर ने कुल 3 मिशन किए, 3 मिशन जो अकबर ने बुलाए और उसकी क्रिश्चियनिटी धर्म को नज़दीक से जाने के लिए। अकबर आपको पता होगा एक धर्मनिरपेक्ष राजा के तौर पे जाने जाती है, उनकी छवि है धर्मनिरपेक्ष राजा। वो किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते थे, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो। तो मुस्लिम तो उनका खुद का धर्म था, बीबी का हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में शादी की थी, दोनों को हमको सम्मान मिला था। अभी क्रिश्चियन धर्म को भी जानना चाहते थे कि क्रिश्चियन धर्म क्या है, कैसे है। इसके लिए उन्होंने 3 मिशन किए। पहला सितंबर 1579 में जो चर्च था पोर्टुगीज का, उनको इन्होंने एक लेटर लिखा और अपील की कि आप 2 प्रीस्ट जो लर्नड प्रीस्ट हैं, जो 2 फादर को मेरे दरबार में भेजिए, उनसे सीखना है, उन्हें कि जानना है क्रिश्चियनिटी को। तो ये उन्होंने सोचा और जब ये लेटर रिसीव हुआ चर्च को तो वो लोग बहुत खुश हो गए और उन्होंने सोचा कि ये एक गोल्डन चांस है मुगल फैमिली को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का। अब देखिए इनकी सोच कहाँ तक चली गई कि अब ये मुगल फैमिली को ही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, जो रॉयल फैमिली थी उस समय इंडिया की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली, इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे हम। और इन्होंने तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और अपने 2 जेसुट फादर रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोंसेरेट को भेज दिया। इन दोनों को उन्होंने तुरंत भेज दिया। ये दोनों जेसुट फादर थे। ये लोग फतेहपुर सीकरी पहुँचे फरवरी 28, 1580 में, 1580 में पहुँचे ये लोग फतेहपुर सीकरी। और वहाँ पे इनका बहुत ही सम्मान से स्वागत हुआ, रिसीविंग हुई और एक रिसेप्शन हुई। बहुत खुश थे मुगल्स इनको देख के। ये लोग 3 साल तक अकबर के दरबार में रहे और 1583 में ये लोग वापस चले गए। बट हुआ ये कि जो ये लोग सोच के आए थे कि मुगल फैमिली को हम लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे और उनके कोर्ट को, ये हो ना पाया और सारे होप्स जो थे बिलाए हो गए, टूट गए सारे होप्स उनके। वो क्योंकि अकबर को सिर्फ क्रिश्चियन धर्म को जानना था, उसको थोड़ी क्रिश्चियन धर्म अपनाना था।
उसने अपना मुस्लिम धर्म छोड़ा क्या हिंदू से शादी की? तो ऐसा थोड़ी था, उसको जानना था। लेकिन इन लोगों को कन्वर्ट कराना, तो वो हो नहीं पाया 3 साल में भी इनसे, तो ये वापस चले गए। फिर एक सेकंड मिशन बुलाया गया अकबर की तरफ से ही 1590 में। उधर भी 2 फादर आए थे, लेकिन ये भी सेम नोट पे ख़त्म हो गया। फिर से वो लोग नाकाम हो गए पोर्टुगीज़ इसको कन्वर्ट करने में। दूसरी बार भी नाकाम रहे, नहीं कर पाए अपना इन्फ्लुएंसर कोर्ट में। ये चाहते थे परमानेंट जगह मिल जाए हमको कोर्ट में, क्रिश्चियनिटी को जगह मिल जाए मुगल एम्पायर में, पर हो नहीं पाया 2 मिशन में भी। फिर इसके बाद एक तीसरा मिशन बुलाया गया अकबर के दौरान, लेकिन ये मिशन बुलाया गया 1595 में लाहौर में। ये लाहौर में आया ये मिशन। इस बार मिशन के लिए इस बार पूरा जी जान लगा दिया पोर्टुगीज ने, और भेजा फादर जेरोम शेक्सपियर और एनामोल पेन्हेरियो को। इनको पूरा जी जान लगा के भेज दिया मिशन को लीड करने के लिए। और ये सोचा कि इस बार तो हम कन्वर्ट करके ही रहेंगे इनको। लेकिन कन्वर्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक टेम्पररी जगह बना ली, एक बहुत अच्छी टेम्पररी जगह बना ली थी वहाँ कोर्ट में। परमानेंट तो नहीं, टेम्पररी जगह बना ली। ये लोग का जल्दी रिटर्न नहीं हुआ और रहा कुछ दिन तक कोर्ट में टेम्पररी रिटर्न। लेकिन जब अकबर जी के बाद उनके बेटे सलीम, जो कि जहांगीर के तौर पे पद संभाले, जहांगीर के नाम से इन्होंने पद संभाला, ये जो जेसुत फादर से इनको नेगलेक्ट करना चालू कर दिया इन्होंने, जेसुत फादर को नेगलेक्टिंग। और जो टेम्पररी फेवर्स थे जो जेसुट को मिले हुए थे, जेसुट इनको, वो ख़त्म कर दिया जहांगीर ने पूरी तरह से। समाप्त, भाई आप कोई फेवर नहीं होगा, समाप्त। जो टेम्पररी उनका था वो भी समाप्त हो गया जहांगीर के राजा बनते ही। लेकिन कुछ समय बाद जहांगीर ने सोचा कि इनके फेवर्स को फिर से रिन्यू किया जाए, फिर से दे दिया जाए इनको, क्योंकि उनके अब्बा जान का ये ख्वाहिश था कि क्रिश्चियन को जाने, और इनमें भी ये ख्वाहिश थी कि चलो जानते हैं। और उस फेवर में उन्होंने 20 बैप्टिज्म जो क्रिश्चियन धर्म के होते हैं उनको आगरा में बुलाया, आगरा में लाया। लेकिन यहाँ वो लोग फिर सोचे कि चलिए हम जहांगीर को बदल देंगे मुगल एम्पायर को क्रिश्चियन में। लेकिन फिर यहाँ पे वही हुआ, नहीं बदल पाए, सारे होप्स बिलाइड हो गए, कुछ नहीं हो पाया। मुगल फैमिली वैसी की वैसी रही, ये लोग कर नहीं पाए कुछ। अब हुआ ये कि अब धीरे धीरे जो पोर्टुगीज़ हैं मुगल्स का फेवर लूज़ करना चालू कर दिए। अब जो मुगल फेवर देते थे ना पोर्टुगीज़ को, वो लूज़ होने लगा इनका। कैसे? देखिए, इसका एक मुख्य कारण था द अराइवल ऑफ विलियम हॉकिंस। जो विलियम हॉकिंस आए थे 1608 में, ये इंग्लिश पहले थे, ये पहले इंग्लिश थे जो आए थे, जो कि ब्रिटेन हम बोलते हैं, पहले ये थे जो आए थे। इनके शिप का नाम था हेक्टर। ये हेक्टर से सूरत पहुंचे थे, सूरत कोस्ट पे पहुंचे थे हेक्टर शिप में। और यही सबसे बड़ा कारण बने पोर्टुगीज़ का जो पावर मुगल्स के साथ रिलेशन था उसको ख़त्म करने में, फेवर को ख़त्म करने में। ये आए क्या थे? ये अपने साथ एक लेटर लाए थे जो कि उस समय के किंग जेम्स वन का था, इंग्लिश किंग जेम्स वन का। कहाँ पे लाए थे? जहांगीर के कोर्ट में, जहांगीर के दरबार में ये लेटर लाए। और इस लेटर में ये लिखा था कि हमें इंडिया में बिजनेस करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए, क्या आप हमें परमिशन देंगे? लेटर में ये जेम्स फर्स्ट ने लिखा था। और उस समय जो फादर फेनेरियो थे और जो पोर्टुगीज अथॉरिटीज़ थे, इन लोगों ने बहुत ही कड़ा विरोध किया था, बहुत ही ज़्यादा अपोज किया था इस बात का कि नहीं, हमें इनको नहीं देना चाहिए। लेकिन जहांगीर ने उनकी ना सुनी और ये एक्सेप्ट कर लिया इनका कि हाँ भाई आप आए हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है। और एक फेवरेबल रिसेप्शन दिया, एक बहुत बड़ा पार्टी रखा उसने हॉकिन के स्वागत में। कब? 1609 में, 1609 में एक रिसेप्शन रखा हॉकिंस के स्वागत में। और हॉकिंस की और ख़ास बात क्या थी कि उसको टर्की भाषा बहुत ही अच्छी तरीके से आती थी। तो टर्की भाषा आने का उसको लाभ ये होता था कि किंग से बात करने के लिए उसको किसी इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकता था किंग से। और ये इस चीज़ से जहांगीर बहुत खुश हुआ कि मैं तो इससे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। पोर्टुगीज से बात करने के लिए किसी एक तीसरे आदमी की जरूरत पड़ती थी,
लेकिन इससे तो मैं डायरेक्ट बात कर पा रहा हूँ, इंटरप्रेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ से जहांगीर और खुश हुआ और धीरे धीरे ये लोग यही बन गया। खुश होके जान जान ये इसको बहुत एक पद भी देता है बाद में। हॉकिंस यहाँ पे अपना पैर जमाने के लिए और एक काम किया कि ये आर्मेनियम क्रिश्चियन करके एक होते थे, क्रिश्चियन की कैटेगरी होती है उसमें आर्मेनियन क्रिश्चियन करके हैं, उसके आर्मेनियन क्रिश्चियन में एक मुबारक शाह जो है, मुबारक शाह उसकी बेटी से शादी कर ली ये हॉकिंस ने, और एक मैरिड रिलेशनशिप बना लिया इंडिया से, मैरिजेबल। तो और स्ट्रांग हो गया इसका रिलेशन इंडिया से, मुबारक शाह की बेटी से शादी करके। लेकिन ये चीज़ जो है पोर्टुगीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ये इंग्लिश इतने करीब जा रहे मुग़ल एम्पायर के, मुगल्स के इतना करीब तो हम हैं, हमारे अलावा और कोई क्यों जाए। ये पोर्टुगीज़ से बर्दाश्त नहीं हुई और इन लोग बौखलाहट में ये लोग क्या किए, जो इंग्लिश शिप्स थे, इंग्लिश के जितने जहाज़ थे, इनको रोकना चालू कर दिया। सूरत के पोर्ट में आने से रोक दिया, नहीं घुसने दे रहे थे पोर्ट में। और ये बहुत सारे ऐसे ऐसे होने लग गए विवाद। और उस समय इंग्लिश मैंस भी इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो पोर्टुगीज़ का सामना कर सकता हॉकिंस। तो इसलिए हॉकिंस को जो है मुग़ल एम्पायर उसने छोड़ दिया। 1611 में उसने मुग़ल एम्पायर छोड़ दिया कि क्योंकि मुगल्स की पॉलिसीज़ पहले से ही ऐसी ट्रीटीज साइन थी, ऐसी थी जिससे वो हैंडल नहीं कर पाया, पोर्टुगीज़ को एक हैंडल नहीं कर पाया। तो उससे वो नाराज़ होकर 1611 में छोड़ दी और छोड़ दिया। ये सपना भी उसका रह गया कि मैं बिज़नेस करूँगा कि क्या करूँगा। यहाँ पे परमिशन तो मिल गई थी बिज़नेस करने की, लेकिन करने नहीं दे रहा था ना पोर्टुगीज़, लाभ का बिज़नेस नहीं करने दे रहे थे, ये प्रॉब्लम था। तो ये सब घटनाक्रम के बाद हुआ ये कि नवंबर 1612, जब हॉकिंस ने 1611 में छोड़ दिया मुगल दरबार, तो नवंबर 1612 में एक इंग्लिश शिप और आई जिसका नाम था ड्रैगन, और इसके साथ एक छोटी शिप भी आई जिसका नाम था ओसियनडोर। बता दूँ, ये जो शिप्स के नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बताओगे पिछले साल के केबीसी के क्वेश्चन में 7 करोड़ में एक सवाल पूछा गया था कि विलियम हॉकिंस जिस शिप से आए थे उस शिप का नाम क्या था। शिप का नाम क्या था? हेक्टर। अभी मैंने आपको बताया था ना, हेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, बहुत सारी जगह पूछे जाते हैं, तो इसलिए शिप्स का नाम याद रखना चाहिए। और इन लोगों का बैटल हुआ पोर्टुगीज़ के साथ, ये 2 शिप का। और इनको लीड कौन कर रहा था? इनको लीड कर रहे थे कैप्टन थॉमस बेस्ट। इनकी अगुवाई में ये की बैटल हुआ और सक्सेसफुली युद्ध किए और जीत गए, इंग्लिश मैन जीत गए। और ये इंग्लिश मैन के जीत से जहांगीर बहुत इम्प्रेस हो गए इंग्लिश मैन से कि भाई ये लोग ने पोर्टुगीज़ को हरा दिया, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और एक फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया। और यही एक रिजल्ट हो गया, कन्फ्लिक्ट्स चालू हो गया पोर्टुगीज़ और मुगल्स के बीच में। अब ये आपस में दोस्त नहीं रहे, बैर हो गया इनके बीच में, बहुत लड़ने लग गए आपस में, कॉन्फ्लिक्शन हो गया। और इसी के तहत पोर्टुगीज़ ने बौखलाहट में 1613 में मुग़ल शिप्स को कैप्चर कर लिया और उनके कार्गोज़ को प्लंडर कर दिया। बहुत सारा हत्या भी की मुगल्स की वहाँ पे, उन लोगों ने जला दिया शिप्स को पूरा एकदम। ये सब काम उन लोगों ने करना शुरू कर दिया, जिससे मुगल्स भी उसमें जहांगीर भी परेशान होकर के उस समय जो वहाँ के सूरत टाइप के जो इंचार्ज थे मुकर्रब खान, उन्हें ऑर्डर दिया कि जा कर के रिटेलिएट करे और कंपनसेशन करे, मतलब कि बदला लें, जो कि हमारा नुकसान हुआ है उनके भी बदला ले। और ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन के सामने आया, एक बहुत बड़ा, मुगल्स और पोर्टुगीज़ के बीच में। और मुगल्स के साथ कौन दे रहे थे? इंग्लिशमैन मुगल्स का साथ दे रहे थे। और मुगल्स को भी इंग्लिशमैन के साथ जाने में फ़ायदा ये था कि मुगल्स के पास नेवी नहीं थी, और तो क्या हो गया कि इंग्लिशमैन के पास नेवी थी, तो ये नेवी का सपोर्ट मिल गया था, ये उनको फ़ायदा था, इसलिए वो मुगल्स इंग्लिश के साथ थे। और ऐसी बहुत सारी घटनाक्रम हुई कॉन्फ्लिक्शन की। और अंततः जब शाहजहाँ का राज था उस समय जो पोर्टुगीज़ के साथ मुगल्स के रिलेशन थे हमेशा के लिए समाप्त हो गए। ऐसे ही धीरे छोटे मोटे होते होते शाहजहाँ के टाइम पे हमेशा के लिए रिश्ते ख़त्म मुगल्स और पोर्टुगीज़ के बीच में, हमेशा हमेशा के लिए। और मुगल्स और पोर्टुगीज़ का कोई रिश्ता नहीं रहा आपस में। तो ये था
रिलीजियस पॉलिसी देखिए क्या असल रिलीजियस पॉलिसी तो हमने देखा ही। फिर अब ये देखिए कैसे उन्होंने फेवर लूज़ कर दिया मुगल्स का कैसे फेवर उनके ऊपर से हट गया ये भी देख लिया। और यही फेवर हटने के बाद इनका डिक्लाइन हो गया एक तरह से बोल सकते हैं इंडिया में। अब देखते हैं डिक्लाइन खात्मा कैसे हुआ इन पोर्टुगीज, डिक्लाइनेशन कैसे हुआ इन पोर्टुगीज का इंडिया में। तो कुछ कॉजेस थे, बहुत सारे कॉज हैं जो फेल्योर हुआ पोर्टुगीज एम्पायर के इंडिया में। ये 7 कॉज देखिए यहाँ लिखा है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग वायसरॉय, जो अल्बुक्वेर्क के बाद कोई स्ट्रॉन्ग वायसरॉय नहीं, नायनो तक उन्हें आया, उसने हत्या किया, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसके बाद धीरे 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 वीक ही होने लग गए वायसरॉयज, एक ये कारण था। और जो करप्ट पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन था, एक करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था उस समय कि शिप्स को ये दे परमिट सिस्टम लगाना, ये लगाना, ये सब एक करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पहचान है। और मुग़ल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग मुग़ल एम्पायर बन गया था, तो इसलिए वो भी एक कारण बन गया इनके फेल्योर का। और जो डच और इंग्लिश पावर का राइज हुआ इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग लाइवल्स के तौर पे, वो भी एक कारण बन गया इनके लिए। और जो पोर्टुगीज़ के पास था अब सफिशिएंट रिसोर्स नहीं बचा, ख़त्म होने लग गया उनका रिसोर्स, लैक ऑफ रिसोर्सेस हो गया उनके पास। और जो 1580 की बात है दशक में कि पोर्टुगल जो है धीरे धीरे स्पेन के कंट्रोल में आ गया। पोर्टुगल जो है स्पेन के कंट्रोल में आ चुका था 1580 में। वो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है, क्या हुआ था, ट्रीटी साइन होने के बाद भी एक हो गया था कि आ गया था स्पेन के कंट्रोल में पोर्टुगल। और बाद में उन्होंने रिलीजियस पॉलिसी भी इनका एक कारण बनता है डिक्लाइनेशन का, तो एक रिलीजियस पॉलिसी भी इनका कारण है जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराओ, हिंदू हो मुस्लिम हो सबको, ये भी एक कारण बना इनके डिक्लाइनेशन का बहुत बड़ा। तो ये रिसोर्सेस थे, कॉजेस थे डिक्लाइनेशन के। और भी बहुत सारा आपको बताता हूँ क्या क्या कॉजेस थे। देखिए अब 18th सेंचुरी जब हुआ, 18th सेंचुरी वहाँ तो उन्होंने इन्फ्लुएंस अपना कमा दिया राजनीतिक तौर पे। 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि इन लोगों ने अपना कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस भी गवा दिया इंडिया में पूरी तरह से। इंडिया में कॉमर्शियल जो व्यापार करते थे वो भी पूरी तरह से गवा बैठे ये लोग। और जो उस समय था मराठा भी इनके जस्ट इमीडिएट नेबर, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन के उभरे थे मराठा। और इन्होंने एक सैसेट और बैटसेन, मराठा ने सैसेट और बैटसेन को 1739 में पोर्टुगीज से ले लिया था, कब्जा कर लिया था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ इनका डिक्लाइनेशन। कारण तो बहुत सारे हैं फैक्टर्स, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे घटनाक्रम हुए थे। इनका जो सी रूट इन्होंने ढूंढा था इंडिया के लिए, ये भी अब कोई सीक्रेट बात नहीं रह गई, सबको पता चल गई थी। इंग्लिश को भी पता चल गया, डच को भी पता चल गया, सबको पता चल गया, तो ये सीक्रेट नहीं रहा। और जो ब्राज़ील की डिस्कवरी हुई थी, जो ब्राज़ील का जो डिस्कवरी हुआ था वेस्ट में, इनको पोर्टुगल को भी थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज़ जो ये इंडिया में कर रहे थे वो ब्राज़ील में वेस्ट के तरफ करने के लिए ये डाइवर्ट हो गए थोड़े, तो बहुत सारे रिसोर्सेस वहाँ चले गए थे। तो ये भी इनके डिक्लाइनेशन में एक बड़ा साबित हुआ, मील का पत्थर टाइप का। और जो स्पाइस ट्रेड के लिए बोला पेड्रोल कैब्रल के अंडर आया था, कितना बढ़िया पोर्टुगीज ने लिया था, ये स्पाइस ट्रेड चला गया डच कंट्रोल के अंदर, डच का प्रभाव हो गया इसके ऊपर, पूरा डच ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। और अंततः इन 1739 में एक दो नेवल असॉल्ट पे, दो नेवल बैटल हुए 1739 में, जिसके बाद जो गोवा एकमात्र इनके पास बचा था उसको भी मराठाज ने इन्वेट कर लिया, मराठा ने अपने अधीन ले लिया उसको भी, और पोर्टुगीज का पूरी तरह से डिक्लाइनेशन कर दिया। लेकिन आपको पता है 1961 में पोर्टुगीज गए थे, इस समय नहीं गए थे। इसके बाद भी बहुत अपसेंट पोर्टुगीज रहे भारत में, थोड़ा इन्फ्लुएंस, मतलब जैसे छोटा सा बन के मतलब बैठे हैं बस, हमको कुछ लेना देना, हमको ना व्यापार करना है ना हमको कुछ करना है, हमको कुछ नहीं करना, हम बस बैठे हैं, हमको रहने दो बस, तो बोल के रह रहे थे यहाँ पे। और ये 1961 में अंततः जाके छोड़ दिया था इंडिया इन लोगों ने। तो डिक्लेरेशन तो इनका एक्चुअली 1739 में ही हो गया था, उसके बाद ही इंग्लिश मैंस पावर्स में आ गए, लेकिन छोड़ा इन्होंने अपने देश को 1961 में। तो ये थे पोर्टुगीज। तो आप अगर सीधा एक लाइन में सवाल आपको रहे कि सबसे पहला यूरोपियन आक्रमण, यूरोपियन कौन था जो कि भारत के सरजमी पर कदम रखा था,
तो उसको तो हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के तौर पे जानते हैं, लेकिन आफ्टर द सिंस द अलेक्जेंडर द ग्रेट तो वास्को ड गामा। और फर्स्ट लैंड ऑफ बिट ऑफ टेरिटरी जो इंडिया का गोवा, वो भी सिंस द अलेक्जेंडर कब गया था यूरोपियंस में, तो पोर्टुगीज़ के हाथों गया था। और इंडिया का पोर्टुगीज़ को जो मेनली जाना जाता है, दे आर फेमस फॉर कि उन्होंने इंडिया का सी रूट ढूंढा था, यूरोप से इंडिया के लिए सी रूट, और मुस्लिम मिडिल मैंस पे निर्भरता खत्म कर दी थी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पे उनको जाना जाता है। तो दीज वेर द पोर्टुगीज। थैंक यू। आपको मैं यहाँ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अब से जो है रेगुलर चलेंगी क्लासेस, ये रेगुलर वीडियोज आएंगी हर एक दो दिन पे रेगुलर वीडियोज आएंगी और कंटिन्यूस क्लास चलेंगी। अब देखिए, पहले अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस बनती थी, अब जो हम कंटिन्यूस चलाएंगे, जैसे यूरोपियन एरिया स्टार्ट किए हैं, तो आज पोर्टुगीज़ पढ़े, यूरोपियन एरिया में अगले वीडियो में कुछ डच पढ़ेंगे, डैनिश पढ़ेंगे, मतलब कंटिन्यू चलेंगे। अब हो गया वो अलग अलग टॉपिक ख़त्म, अब कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, हर एक दो दिन में वीडियो आएंगी, और इसलिए सपोर्ट चाहिए आपका। तो ओके, नेक्स्ट वीक तक के लिए इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीक तक में भी आ सकती है, आने को एक दो दिन में भी आ सकती है वीडियो, ऐसा नहीं है, जब हो जाएगा तब मैं रिलीज़ कर दूंगा आपके लिए। तब तक सब्सक्राइब कीजिए चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।